हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोबी। आज के क्विक रिवीजन सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में आज हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस। ठीक है, तो एप्लीकेशंस मतलब उसके यूजेस, बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पर यूज अप हुई है, हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स में। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होता है? ट्रांसजेनिक मतलब जिसमें जीन ट्रांसफ़र किए गए हैं, अपनी पसंदीदा जीन को हमने क्या किया, उसके अंदर ट्रांसफ़र किया और वो जो एनिमल प्रोड्यूस किया है उस एनिमल को हम कहेंगे ट्रांसजेनिक। ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफ़र, जेनिक मतलब जीन। तो किसका ट्रांसफ़र हुआ है? जीन का, इसीलिए हम उन एनिमल्स को क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक जीन्स। तो इसका डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है, एनिमल्स दैट हैव देयर डीएनए मैनिपुलेटेड, जिसके डीएनए के साथ हमने क्या किया है? मैनिपुलेशन, छेड़खानी, टू पोजेस और एक्सप्रेस अन एक्स्ट्रा जीन, ताकि वो उसके पास कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स वाले जीन भी प्रेजेंट हो सके। तो एग्जाम्पल के लिए दिया है यहाँ पे ट्रांसजेनिक रैट्स, रैबिट्स, पिग्स, शिप, रोजी काउ एंड फिश वगैरह में, ताकि उनके अंदर बॉडी मास ज़्यादा हो। ठीक है, शिप वगैरह में वुल ज़्यादा मिले, तो इसलिए हमने उस एनिमल को क्या किया हो रहा है? ट्रांसजेनिक। काउ हो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क दे सके, फिश ताकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मास निकल सके। ठीक है, उसके बाद एडवांटेजेस, इसका एडवांटेजेस क्या है? टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट। हम इसके मदद से बायोटेक्नोलॉजी को ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने की वजह से क्या कर सकते हैं? हम एनिमल्स के बिहेवियर को जान सकते हैं, उनकी फिजियोलॉजी जान सकते हैं, उनकी बॉडी में डेवलपमेंट कैसे हो रही है, प्रॉपर हो रही है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, इन सब के बारे में हम जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। टू स्टडी द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन, हम लोग ये भी सब उसमें देख सकते हैं कि उसमें कौन से जीन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, और उससे पता लग सकता है कि कहीं उस एनिमल को आगे चलकर कोई बीमारी तो नहीं हो सकती है या कोई बीमारी होने वाली है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हम लोग एनिमल्स से हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं, तो उसको और प्रोसेसिंग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम। वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग, वैक्सीन्स अगर हम सपोज एनिमल से वैक्सीन बना रहे हैं तो वैक्सीन को टेस्ट किया जाएगा, तो टेस्टिंग के लिए भी हम यूज़ कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, केमिकल्स को भी टेस्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये एडवांटेज था किसका? ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। उसके बाद हम आते हैं GEAC। GEAC क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। तो यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग कमिटी क्या करती है? अप्रूव करती है किसी भी चीज़ को, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को पूरा उसको इंट्रोड्यूस करना है या नहीं, तो उसको अप्रूवल कौन देता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग कमिटी। तो मेक डिसीजन अबाउट द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च। GM मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, या तो वो प्लांट्स हो सकता है, इधर एनिमल्स भी हो सकते हैं, तो उनकी वैलिडिटी कि कब तक हो सकता है वो चीज़ें अच्छी हो, तो इन सब चीज़ों के बारे में वो रिसर्च करती है। सेफ्टी ऑफ GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज, अगर GM ऑर्गेनिजम्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है पब्लिक सर्विस के लिए, तो उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाएगा। उसको सेफ्टी को, उसकी सेफ्टी को देखकर ही GEAC वाले उसे क्या करेंगे? अप्रूव करेंगे। उसके बाद आता है थर्ड मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे हम डायग्नोस करेंगे, ट्रीट देखेंगे। ठीक है, टेस्ट वगैरह करेंगे। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जिसे हम कहते हैं RDNA टेक्नोलॉजी, जो आपके बायोलॉजी के बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में दिया हुआ है। फर्स्ट मेथड ऑफ जीन क्लोनिंग। ठीक है, RDNA टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हम मॉलिकुलर बेसिस पर डायग्नोस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR की मदद से भी हम किसी भी DNA में कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी जीन में कोई भी चेंजेस देखने मिल रहे हैं, तो वो उससे हम डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, एंजाइम लिंक, ELISA टेस्ट। ठीक है, ELISA टेस्ट भी किया जाता है HIV को प्रूफ करने के लिए। कहीं उस पर्सन को HIV तो नहीं है, ELISA टेस्ट किया जा रहा था। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन पे, जिसका नाम है मेडिसिनल मेथड। मेडिसिनल में क्या क्या यूजेस हो रहे हैं? वैक्सीन प्रोडक्शन करने के लिए, वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं।
तो यहाँ पे एंटी मीरोजॉइड वैक्सीन्स बना रहा है ताकि बॉडी के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन जा रहा है तो आगे चलकर मीरोजॉइड्स ना बना सके। तो उसके अगेंस्ट में हम जो वैक्सीन्स लेते हैं उसे बोलते हैं एंटी मीरोजॉइड वैक्सीन। एंटी गैमेटोसाइट मतलब बॉडी के अंदर गैमेट्स प्रोड्यूस ना हो इन्फेक्शन के, यहाँ हमारे ऑर्गेनिजम्स के नहीं। इन्फेक्शन चीज़ें फॉरेन पार्टिकल्स अगर बॉडी के अंदर एंटर कर रही है तो वो अपना गैमेट ना प्रोड्यूस कर पाए, इस वजह से हम वैक्सीन्स लेते हैं। एंटी स्पोरोजॉइट स्पोर्स प्रोड्यूस ना हो हमारी बॉडी में, ठीक है, किसी भी इन्फेक्शन चीज़ों का। उसके बाद जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को भी प्रोड्यूस किया था हमारे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, क्योंकि इंसुलिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, आपके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती है। कितने सारे ऐसे पेशेंट होंगे जो शुगर के पेशेंट होंगे जो दिन में 2 बार उनका ट्रीटमेंट चलता है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। तो इतना इंसुलिन लाएंगे कहाँ से? तो इतने इंसुलिन को लाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, जिसकी वजह से अब इंसुलिन का प्रोडक्शन किया जाता है। तो यहाँ पे एक प्रो इंसुलिन दिख रहा है, मतलब ये हमें कहाँ से मिला है? आरडीएनए टेक्नोलॉजी से, ठीक है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हमने क्या किया, होस्ट सेल में आइसोलेशन किया डीएनए का, जो क्या बनाएगा आगे चलकर इंसुलिन बनाएगा। वो जीन, स्पेसिफिक जीन जो आगे चलकर इंसुलिन बनाएगा, उसको लिया और हमने क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में उसको इंसर्ट करवा के उसको रेप्लिकेशन करने के लिए मीडियम में रख दिया। कुछ टाइम बाद देखा रेप्लिकेशन होकर हमें क्या मिला, जीन मिला, ठीक है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन मिला। तो वही है प्रो इंसुलिन। बट यहाँ पे प्रो इंसुलिन में हमें क्या देखने मिल रहा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड वो हमें डायरेक्टली उसमें से नहीं मिल रहा था, ठीक है, हमने जो इकोलाई बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन करने के लिए छोड़ा था उसमें डायरेक्टली नहीं मिल रहा था। तो विद द हेल्प ऑफ पीसीआर ये हमने डायरेक्टली मेथड अप्लाई किया यहाँ पे, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी उसको ताकि मिल जाए और वो डायरेक्टली इंसुलिन प्रोड्यूस करे, बीटा चेन्स वगैरह, बी पेप्टाइड यहाँ पे दिया है, फ्री सी पेप्टाइड, ठीक है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, चेन होती हैं ए बी और इनके बीच में होता है सी। तो ए और बी हमें चाहिए होता है, बट सी हमारा इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करता है। ए चेन और बी चेन ही इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो ए चेन को और बी चेन को हमें निकाल कर उसे सल्फाइड की मदद से उसको अटैच करना पड़ रहा था, तब जाके वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा था। ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हो रहा था। तो इसमें हमारा काम बढ़ जा रहा था। साइंटिस्ट को क्या करना पड़ रहा था, वहाँ पे लेबोरेटरी में पहले वो रेप्लिकेशन किया हुआ इंसुलिन लेते थे और इंसुलिन को वहाँ से ऐसे इंसुलिन प्रोड्यूस करते थे, उसके चेन वगैरह रिमूव करके। फिर लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई, बायोटेक्नोलॉजी और एडवांस हुई, तो उन्होंने निकाली पीसीआर मशीन। पीसीआर मशीन में डायरेक्टली उन्होंने जो जीन चाहिए वो जीन डाला, अब उसके वजह से डायरेक्टली उन्हें क्या मिल रहा था, बना हुआ इंसुलिन मिल रहा था। उन्हें कुछ भी चीज़ लैबोरेटरी में करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे इंसुलिन बनाया गया। दूसरा, एग्रीकल्चर में क्या किया, एग्रीकल्चर में भी यूज़ किया गया फॉर पेस्ट रेजिस्टेंट इन कॉटन प्लांट। पेस्ट रेजिस्टेंट, पेस्ट से बचाने के लिए। कॉटन का प्लांट जो था पहले के टाइम पर उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े लग जा रहे थे, ठीक है, उसको फंगस बहुत ज़्यादा ही ख़राब कर दे रहे थे, इन्फेक्शन हो जा रहा था, जिसकी वजह से कॉटन प्रॉपर ग्रो हो रहा था, डिस्ट्रॉय हो जा रहा था। तो इसके वजह से फार्मर्स का बहुत ज़्यादा ही लॉस हो गया। तो साइंटिस्ट ने पेस्ट रेजिस्टेंट कॉटन प्लांट निकाला, उनमें उन्होंने क्या किया, बीटी यूज़ किया। बीटी मतलब बैसिलस थेरोनजेनेसिस। बैसिलस थेरोनजेनेसिस एक बैक्टीरिया है या टॉक्सिन बोल सकते हैं हम, बीटी टॉक्सिन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर वो बाहर प्रेजेंट हो तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा। इट बिकम एक्टिव टॉक्सिन इन द अल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट। जैसे ही वो किसी भी इंसेक्ट के गट में जाता है और उसे अल्कलाइन पीएच मिल जाता है, तो वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है और उसके बॉडी में टॉक्सिन जो भी प्रेजेंट होता है वो रिलीज करना चालू कर देता है। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस मिड गट एपिथेलियम सेल्स ऑफ इंसेक्ट एंड क्रिएटेड पोर्स। जैसे ही ये हमारा एक्टिव बीटी वाला टॉक्सिन जो है वो किसी भी इंसेक्ट के मिडगट में पहुंचता है, एपिथेलियल सेल्स में, वो क्या करने लगता है, पोर्स क्रिएट करने लगता है। पोर्स क्रिएट करने की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे सेल में स्वेलिंग आ जाती है, लाइसिस हो जाता है, मतलब ब्रेक डाउन हो जाते हैं सेल्स, सारे सेल्स क्या हो जाएंगे, चिथड़े उड़ जाएंगे, उनके फट जाएंगे वो। तो उसके वजह से जिस इंसेक्ट ने उसको खाया था बीटी को, अब वो क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। तो उसकी डेथ होने की वजह से क्या होगा, आप कोई भी इंसेक्ट जल्दी इन्फेक्ट नहीं करेगा, तो टॉक्सिन
कोडेड बाय अ जीन नेम्ड कॉल्ड क्राइजीन। ठीक है, ये टॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है बीटी के अंदर? एक जीन है जिसका नाम है क्राइजीन। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इस क्राइजीन को रिमूव किया उस बीटी में से और डाल दिया कॉटन के प्लांट में। अब कॉटन के प्लांट को अगर कोई भी इंसेक्ट खाने की कोशिश करेगा तो वो जीन उसके बॉडी में जाएगा और उसके गट में जाकर क्या कर देगा, वो पोर्स क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन या फॉरेन पार्टिकल्स वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। अब जब उनकी जनरेशन ख़त्म होने लगेगी तो क्या करेंगे, वो और भी प्लांट को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, इसमें 2 टाइप का जीन था, Cry1AC एंड Cry2AB, कंट्रोल करता है कॉटन बॉलवॉर्म्स को। उसके बाद हमारा एडवांटेजेस क्या है जीएम क्रॉप्स का, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का। ठीक है, इसका एडवांटेजेस क्या है, मेक क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की वजह से, ठीक है, उस क्रॉप्स को टॉलरेंट बनाया जाता है। जैसे कि अगर वाटर की कमी हो गई, वाटर स्ट्रेस हो गया, ठीक है, वाटर स्कैसिटी हो गई, तो उस कंडीशन में भी हमारा प्लांट सरवाइव करना चाहिए, उस कंडीशन को भी हमारा प्लांट टॉलरेट कर सके, इसके काबिल उस प्लांट को बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। रिड्यूसेस रेजिलियंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। अगर केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ किया जा रहा है, अगर केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम से कम किया जाए, इसके लिए जीएम क्रॉप्स बनाए गए हैं ताकि हमें केमिकल पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ ना करना पड़े। अगर पेस्ट रेजिस्टेंट होगा तो उसके लिए हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हेल्प्स टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट मतलब हार्वेस्टिंग करते वक्त, ठीक है, हार्वेस्ट का जो लास्ट स्टेज होता है, जब आप कोई भी प्लांट लगाओ और प्लांट ग्रो हो जाए पूरी तरह से, अब जब फ्रूट्स देने की बारी आती है तो उसके बाद फ्रूट्स जब वो दे रहा है तो हो सकता है फ्रूट्स दे रहा है 2-3 दिन में ख़राब हो जाए फ्रूट्स, तो उसकी वजह वो क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट। या फिर जैसे हमारा बेटी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, कॉटन वाला, कॉटन ग्रो तो हो रहा था लेकिन उसको इंसेक्ट लग जा रहे थे जिसकी वजह से वो कॉटन का प्लांट पूरा ख़त्म हो जा रहा था, आगे हमें कॉटन दिखने नहीं मिल रहा था, जिसके वजह से पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो रहा था। इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स। ये यहाँ पे क्या करता है, मिनरल्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके, सॉइल में से ज़्यादा मिनरल्स निकाल सके, यूज़ कर सके, ऐसे प्लांट्स यहाँ से क्रिएट किए गए हैं, बनाए गए हैं। एनहांसेस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड या फिर फ्रूट। कोई भी फ्रूट या फूड अगर बन रहा है या फिर हम ग्रो कर रहे हैं तो उसमें जो फ्रूट आएगा या फूड बनेगा, वेजिटेबल्स आएंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि गोल्डन राइस विच इज़ नोन फॉर विटामिन ए। उसके बाद आता है हमारा दूसरा यूज़ स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। स्टेम सेल्स हमारे ह्यूमन के स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो एबल होते हैं डेवलप इनटू मैनी डिफरेंट सेल टाइप्स, जो आगे जाके पूरा एक ऑर्गन डेवलप कर सकते हैं, इतने कैपेबल होते हैं ये स्टेम सेल्स। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी हेल्प्स टू ग्रो न्यू सेल्स। स्टेम सेल को अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से लेबोरेटरी में ग्रो करवाएं, ठीक है, तो उसके वजह से हम न्यू सेल्स ग्रो कर सकते हैं और न्यू ऑर्गन्स या फिर टिश्यूज़ भी ग्रो कर सकते हैं। और अगर किसी के बॉडी में ऑर्गन या टिश्यूज़ डैमेज हो गए तो उसको हम लोग न्यू सेल्स ग्रो करके रिप्लेस कर सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। उसके बाद आता है हमारा दूसरा मेथड जिसको बोलते हैं दूसरा हमारा टॉपिक है बायो पायरेसी एंड बायो पेटेंट। बायो पायरेसी एंड बायो पेटेंट ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं है, ठीक है, ये रूल्स है कुछ। बायो पायरेसी क्या कहती है, बायो पायरेसी मतलब चोरी करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को चुराना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बायो पायरेसी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर बायो रिसोर्सेज को चुराना, ठीक है, हद से ज़्यादा यूज़ करना, चुराना। यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विथ प्रॉपर ऑथराइजेशन। बायो रिसोर्सेज का यूज़ कर रही है मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर बहुत सारी अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है, बट उनके पास प्रॉपर ऑथराइजेशन नहीं है कि वो उस चीज़ को यूज़ कर सके, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं बायो पायरेसी में हमारा 3-4 एग्जांपल आता है नीम वगैरह का, नीम का, हल्दी का, राइस का, ठीक है, जो हमारे फॉरेन कंट्रीज़ थे उन्होंने यहाँ से इंडिया से ले जाकर उसे अपने ही जगह पर
काफ़ी ज़्यादा ऊंचे दाम में बेचा था अपना ब्रांड बता के, तो इन्होंने हमारा माल चोरी किया था, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम। बायो पेटेंट, पेटेंट ग्रांटेड फॉर बायोलॉजिकल एंटिटीज, अगर किसी ने किसी चीज़ की इन्वेंशन की है या किसी चीज़ के बारे में बताया है, ठीक है, फर्स्टली तो वो चीज़ पर उसी का ही हक है कि उसी को ही वो पेटेंट ग्रांट किया जाएगा, वही उसका इन्वेंटर होगा, वही उसका फाउंडर होगा, ऐसा होता है बायो पेटेंट, ठीक है। अगर कोई कुछ प्रोडक्ट बना रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो जिसने ये सर्विस को निकाला है या वो दे रहा है या प्रोडक्ट बनाया है, उसको ही ये पेटेंट ग्रांट होगा। बायोलॉजिकल एंटिटी मिलती है, उसे बोलते हैं हम बायो पेटेंट, जैसे कि एग्जांपल बासमती राइस। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी हमारा बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है, जिसमें हम थेरेपी करते हैं जीन की, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्निक फॉर करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन थ्रू जीन मैनिपुलेशन, जीन को मैनिपुलेट करके, जीन को छेड़खानी करके हम क्या कर रहे हैं, डिफेक्टिव जीन को हटाकर वहाँ पे न्यू और जो अच्छा जीन है, करेक्ट जीन है, वो लेकर आ रहा है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं जीन थेरेपी। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी कब हुआ था, 1990 में। एक 4 ईयर की ओल्ड गर्ल थी जिसके जीन में एडनोसिन की कमी आ गई थी, एडनोसिन की डेफिशिएंसी आ गई थी, तो उसको जीन थेरेपी दी गई थी जिसमें एडनोसिन प्रॉपर क्वांटिटी में था। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस यहाँ पे ओवर होता है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द नेक्स्ट chapter. Okay.